हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम इकोसिस्टम के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले इकोलॉजी पढ़ा था, आपको पता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें यहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर का इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। उस हमने इकोसिस्टम देखा था, उसमें इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से थे ना। तो इकोसिस्टम जो वर्ड है आपको पता है एजी टेंजले ने दिया था, और क्या है ये इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन आपस में, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में टोपोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फैक्टर हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इन सब के साथ जो उनका इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमने इससे पहले जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी कि क्या क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं, यहाँ पर जो बायोटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पृथ्वी पर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केवल सन है। सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है दैट इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स एज वेल एज ऑन फॉलिंग ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो आपको पता है जो सन से जो रेडिएशन निकलता है, दिस इज द थ्री टाइप ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट इज कॉल्ड द वेबग्योर एंड अल्ट्रावायलेट लाइट एज वेल एज इंफ्रारेड। तो वेबग्योर में आपको पता है वेवलेंथ जो होती है वो 38 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 76 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो दृश्य प्रकाश है यही हमको केवल कलर विजन में सहायक होता है। इसके पहले की जो वेवलेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें होती हैं। और वेबग्योर के बाद की जो वेवलेंथ है वो क्या, इंफ्रारेड माने अवरक्त किरणें। जो इंफ्रारेड रेज है वो हीटिंग इफेक्ट के लिए होती हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, तो सन से जो रेडिएशन निकल रहा है दैट फॉलिंग ऑन द अर्थ, द टोटल रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ, फॉलिंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर गिरने वाला जो रेडिएशन है दैट इज कॉल्ड द PAR। इट मींस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। होता कितना है ये? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 50% रेडिएशन ऑफ सन। सन से आने वाला जो लगभग 50% रेडिएशन है दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, इसका जो कितना पार्ट वास्तव में या कितनी एनर्जी लेकर आता है, द एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, कितना है इसका अमाउंट? 2 कैलोरी पर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो 2 कैलोरी ऊर्जा जो आ रही है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में और पर मिनट। एक सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 1 मिनट में जितनी कैलोरी एनर्जी कैप्चर्ड हो रही है दैट इज कॉल्ड द 2 कैलोरी। तो ये जो एनर्जी अर्थ सरफेस पर इतनी एनर्जी क्या हो रही है, कैप्चर हो रही है। और अप्रॉक्सीमेटली 1 to 5% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। जो हमारे पौधे हैं वो इसका 1 से 5% भाग एब्जॉर्ब करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये माना जाता है कि सन से एमिटेड हुई टोटल एनर्जी का लगभग 1% भाग यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो प्लांट का एब्जॉर्ब है, तो हमको यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है कि किस तरह से एनर्जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इसी एनर्जी का हम यहाँ पर देखते हैं कैसे ट्रांसफर हो रहा है।
सन से जो एनर्जी आ रही है, यहां पर यह है यहां पर प्रोड्यूसर्स अप्रॉक्सीमेटली 1% एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जो प्लांट्स होते हैं वो सूर्य की कुल ऊर्जा का लगभग 1% क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब ये 1% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड इन द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, प्रोड्यूसर से कहाँ जाते हैं हम, हर्बीवोर्स में जाते हैं। हर्बीवोर्स से कहाँ जाते हैं, यहाँ पर कार्निवोर्स में जाते हैं, ठीक है। फिर कार्निवोर्स से कहाँ जाते हैं, टॉप कंज्यूमर में जाते हैं। तो इस तरह से सन से जो एमिट हो रही है एनर्जी, उसका 1% पार्ट प्लांट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और यही एनर्जी आगे क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमको इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि ये प्रोड्यूसर्स क्या है। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, दीज आर द ग्रीन प्लांट्स, दीज आर द ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पर हम इसको, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड द टर्शरी कंज्यूमर। इस 1% एनर्जी का 10% एनर्जी हर लेवल पर ट्रांसफर होती है। तो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड रेस्ट लॉस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनर्जी है उसका 10% फिर इसमें ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड। इसमें भी केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है और बाकी 90% क्या हो रही है, लॉस हो रही है। इसमें जितनी एनर्जी है उसका 10% फिर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर 10% ट्रांसफर्ड एंड 90% लॉस। सपोज करिए कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पास अगर 1000 जूल एनर्जी थी इन केस, तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास यहाँ पर कितनी रह जाएगी, 100 जूल। सपोज करिए ये रैबिट है प्राइमरी कंज्यूमर, रैबिट को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर सपोज करिए फॉक्स है, तो फॉक्स के पास रह जाएगी 10 जूल। क्यों, 100 जूल का 10%, और फिर टर्शरी कंज्यूमर के पास इसका 10% माने 1 जूल। टर्शरी कंज्यूमर माने जिसको लॉइन ले लीजिए। तो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसका 1% प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर से लेकर के हर ट्रॉफिक लेवल पर, ये क्या है, भोजन स्तर है, ट्रॉफिक फूड लेवल है, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। दिस इज द 10% लॉ गिवन बाई लिंडनमैन। एक साइंटिस्ट हुए हैं लिंडनमैन, उन्होंने कहा कि 10% एनर्जी अगले लेवल पर ट्रांसफ़र होती है, और जो रेस्ट एनर्जी है, बाकी एनर्जी है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा, एनर्जी नाइदर ट्रांसफर्ड, नहीं, नाइदर ओरिजिनेटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉर लॉस्ट। इट मीन्स जो टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड
इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में कुल ऊर्जा कंजर्व है, ना एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड नॉर लॉस्ट, ना क्रिएट की जा सकती है, ना ही क्या की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। केवल उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। एग्जाम्पल देखिए, इन फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्या होता है कि सन से जो एनर्जी आ रही है कौन सी है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन फूड मॉलिक्यूल्स। जो भी सन की सोलर एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में एटीपी के फॉर्म में फूड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गई है, लॉक्ड हो गई है। दैट इज ओनली कन्वर्जन, ना कि ये क्या हो रहा है, ना कि क्रिएट हो रही है, ना ही लॉस्ट हो रही है। टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो द्वितीय लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अनुसार हमको क्या करना है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एट ईच स्टेप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हर स्टेप पर, तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस। एक तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, रिलीज हो रही है, हर स्टेप एनर्जी कम होती जा रही है, और जो डिसऑर्डरनेस है माने जो अनुशासनहीनता है, ठीक है ना, इन केस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ना कि ह्यूमन बींग्स में, वो बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें एनर्जी लॉस होगी और उसके कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसऑर्डरलीनेस हो जाएगी। अब ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, तो जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैं जो इंटर रिलेटेड हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट, उसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर कंज्यूमर लेवल्स इन फूड चेन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स। जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का लेवल है फूड चेन में, उसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर से शुरू होकर के प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आपको पता है जो सीधे सीधे प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो फूड चेन है या एनर्जी ट्रांसफ़र है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया था। दीज आर द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स के बाद इसमें हम आते हैं यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कंज्यूमर में इनको हर्बीवोरस भी कहते हैं बिकॉज दे फीड अपॉन द ग्रीन प्लांट्स। तो हर्बीवोरस में हर्ब माने ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, और वोरस माने होता है ईटर, तो ग्रीन प्लांट को खाने वाले, ठीक है।
तो क्या कहलाएंगे यहाँ पर? हर्बिवोरस कहलाएंगे। नाउ द एग्जाम्पल क्या है हर्बिवोरस में आपका? ये ग्रास हॉपर आ सकता है, ग्रास हॉपर, रैबिट हो सकता है, गोट हो सकती है, ठीक। नाउ द सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, प्रथम मांसाहारी। अब ये किस पर फीड है? डिपेंड है प्राइमरी कंज्यूमर पर। और निश्चित है यहाँ पर कि ग्रासहॉपर को अगर फ्रॉग खा ले रहा है यहाँ पर, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। रैबिट को अगर यहाँ पर फॉक्स खा ले रही है तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। गोट को भी इसी तरह से, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ठीक। फिर इसके बाद दिस कॉल्ड द टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी जो कंज्यूमर है यहाँ पर, इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। इसमें आपका क्या आ जाएगा? लॉइन आ जाएगा। जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खा रहे हैं वो उसमें लॉइन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ईगल आ जाएगा। इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देखें तो इसका 90% एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, और बाकी 10% एनर्जी ही आगे काम आती है। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और 10% का जो नियम है, 10% लॉ ऑफ लिंडनमैन, उसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, फूड चेन। फूड चेन ये क्या है? ऑर्डरली सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है। किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पर? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, जो फूड के लिए एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन फूड सोर्सेज। अपने अपने फूड के सोर्स के लिए जो ऑर्डरली सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, उसे कहते हैं फूड चेन। एंड वेरियस लेवल्स आर नोन एज, क्या कहते हैं इसको? ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया सेम वही एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम इस तरह से प्रोड्यूसर ले सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के बाद क्या ले सकते हैं? यहाँ पर सपोज करिए कि ये ग्रास थी, तो ग्रास को अगर यहाँ पर किसने खाया? रैबिट ने खाया। रैबिट को किसने खाया? फॉक्स ने खाया। फॉक्स को किसने खाया? लॉयन ने खाया। दीज आर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ये सब क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स हैं, और इसमें एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर सीक्वेंसली डिपेंड है, वो केवल क्या ले रहे हैं? फूड सोर्स के लिए डिपेंड है, क्योंकि उससे उनको एनर्जी प्राप्त हो रही है। और दो तरह की फूड चेन होती है, इट इज़ ऑफ टू टाइप, द ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन एज वेल एज डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो दूसरी जो है डेट्राइटस फूड चेन है। जो डेट्राइटस फूड चेन है, थोड़ा स्पेलिंग यहाँ सही कर लीजिए, डेट्राइटस, ये ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन में यहाँ पर ये रैबिट भी कोई खा सकते हैं, यहाँ पर इंसेक्ट भी हो सकता है, ग्रास हॉपर भी हो सकता है, ठीक है। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? यहाँ पर टिड्डे को फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को कौन खा लेगा? स्नेक खा लेगा। स्नेक को कौन खा लेगा? यहाँ पर ईगल खा लेगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर गोट हो सकता है, बकरी। गोट को कौन खा लेगा? यहाँ पर फॉक्स खा लेगी। फॉक्स को कौन खा लेगा? लॉयन खा लेगा। दीज आर द ग्रेजिंग फूड चेन्स, जिसमें यहाँ पर एक दूसरे को एनिमल खा करके और अंत में कहाँ तक जा रहे हैं? कार्निवोरस तक पहुँच रहे हैं। तो जो लास्ट तक पहुँच रहा है, दीज आर ऑल द टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर वो होते हैं जो सबको खा सकते हैं, टॉप कंज्यूमर,
ठीक है। अब जो दूसरी टाइप की फूड चेन है वो है डेट्राइटस फूड चेन। कौन सी पढ़ते हैं हम? डेट्राइटस फूड चेन पढ़ते हैं। अब डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। तो डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर and ends in inorganic substances. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में खत्म हो रही है ऐसी फूड चेन, और कहाँ शुरू हो रही है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से इनिशिएट कर रही है। तो इस तरह के में जो ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर वो कहलाते हैं डेट्रीवोर्स। एंड द ग्रुप ऑफ organisms which decompose the dead organic substances is known as, या are known as detrivores। ठीक है, तो ये डेट्रीवोर्स कहलाते हैं जो इनको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो डेट्रीवोर्स जो होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? यहाँ पर फंजाई हैं, ठीक है। फंजाई के अलावा क्या आ जाएंगे यहाँ पर? अर्थ फाइलेमेलिडा में अर्थवर्म आ जाएंगे, ठीक। अर्थवर्म के अलावा रोटिफर्स आ जाएंगे, नेमेटोड्स आ जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब डेट्रीवोरस हैं। अब यहाँ पर जो डेट्राइटस फूड चेन बनी हुई है, हम एक एग्जाम्पल बना देते हैं डेट्राइटस फूड चेन का। सबसे पहले यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यही वाली फूड चेन चल रही है अभी। डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक। ये जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे पास, इट इज डिकम्पोज्ड बाय द फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, इसके द्वारा ये क्या हुआ? डिकम्पोज हुआ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसके बाद क्या हुआ? इंसेक्ट और माइट्स क्रिया करेंगी। फिर यहां पर it is decomposed by the fungi, algae and protozoa and again decomposed by, किससे होगा? यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं, माइट्स, ठीक। देन अगेन डिकम्पोज्ड बाई, देख रहे हैं कंटिन्यूअस डिकम्पोजिशन चल रहा है। तो इसके बाद होगा मोलस्का एनलिट्स में, मोलस्क्स एनलिट्स, फिर अगेन डिकम्पोज्ड होगा यहाँ पर किसके द्वारा? इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स द्वारा, फिर लैंड वर्टिब्रेट्स द्वारा। एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, फिर आएंगे इसमें लैंड वर्टिब्रेट्स। इस तरह से डेट्राइटस फूड चेन हमारी क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है, ठीक। अब ये डेट्राइटस फूड चेन जो आगे बढ़ी है हमारी, तो इसमें डेट्राइटस फूड चेन में डिफरेंस क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन में, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, बेसिक डिफरेंस हम इनमें जानना चाहते हैं कि वास्तव में ग्रेजिंग में और डेट्राइटस में डिफरेंस क्या है। तो जो बेसिक डिफरेंस है, ये प्रोड्यूसर से शुरू होती है और ये डेट्रीवोर से शुरू होती है। इनिशिएट
इनिशिएट्स विद प्रोड्यूसर्स। और ये कहाँ से शुरू होती है? इनिशिएट्स विद डेट्राइटस सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डेड मटेरियल्स होते हैं उससे शुरू होता है ये चेन। दूसरी जो है यहाँ पर जो ग्रेजिंग फूड चेन है हमारी, इसमें जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो सन है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर एनर्जी फ्रॉम सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस हैं कौन से? डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इससे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है यहाँ पर जो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन में, कि ग्रेजिंग में लेस एनर्जी फ्लो होता है, यहाँ पर मोर एनर्जी फ्लो होता है। लेस एनर्जी फ्लो, और यहाँ पर क्या होता है? मोर एनर्जी फ्लो। फिर एक और डिफरेंस है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बन रहा है? यहाँ पर फूड चेन जुड़ रहे हैं और वहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिकवर हो रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहां क्या हो रहा है इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनऑर्गेनिक में। ग्रेजिंग फूड चेन में सन की एनर्जी से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक बना, और डेट्राइटस फूड चेन में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका डिकम्पोजिशन हुआ और क्या बन गया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए। तो ये यहाँ पर क्या है? डिफरेंस है ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इससे कहते हैं फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल। फूड वेब, खाद्य जाल कहते हैं हिंदी में। है क्या खाद्य जाल? द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। जब फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है विभिन्न तरह से तो उसे कहते हैं नेटवर्क। द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब। ठीक है, जो उसका नेटवर्क होता है फूड वेब। अब कैसे बनाएंगे यहां पर जो फूड वेब है कि ये ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड फूड चेन है इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड फूड चेन, इंटररिलेटेड फूड चेन इन ए कम्युनिटी। किसी भी एक समुदाय में जो इंटर रिलेटेड फूड चेन का जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या बनाता है? फूड वेब बनाता है। और इसमें जो लीनियर अरेंजमेंट है वो कम हो पाता है और सिंपल फूड चेन नहीं बनती। क्या बनता है यहाँ पर? फूड वेब जो बन रहा है तो क्या है? इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी एंड इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म हैज
more opportunity to food source and सर्वाइवल। जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इस फूड को ना सही उस फूड को खा सकता है, इस पर डिपेंड ना सही दूसरे पर डिपेंड रह सकता है। तो सर्वाइवल का भी क्या होगा, मोस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, और इसके अलावा फूड सोर्स के लिए भी। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये मिलकर के फूड वेब को स्टेबल बनाती हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है, एनवायरनमेंट है, उसमें फूड जो वेब है वो मोर स्टेबल है। जैसे हम यहाँ पर देखिए तो फूड वेब बना रहे हैं। दिस इज द ग्रास इज ईटन बाई ग्रास हॉपर, आल्सो ईटन बाई गोट, आल्सो ईटन बाई काऊ, आल्सो ईटन बाई रैबिट। ग्रास को सभी खा सकते हैं, गोट, काऊ, रैबिट, ठीक है, एज वेल एज ग्रास हॉपर। अब आप देखिए, गोट इज ईटन बाई फॉक्स एंड अल्टीमेटली बाई यहाँ पर लॉइन। गोट इज डायरेक्टली कैन बी ईटन बाई लॉइन, ग्रास हॉपर बाई फ्रॉग, देन बाई snake and then by eagle, and eagle can directly eat the frog। फ्रॉग को डायरेक्ट भी खा सकता है और जो स्नेक है वो भी ग्रासहॉपर खा सकता है। इसी तरह से जो रैबिट है डायरेक्टली लॉइन द्वारा खाया जा सकता है या फिर इस चेन के द्वारा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से काऊ का है, डायरेक्टली ईटन किया जा सकता है या फिर इस प्रोसेस से जा सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी को भी खा सकता है, उसके पास फूड सोर्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है कि तो ऑर्डरली सीक्वेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि ग्रास हॉपर को हमेशा फ्रॉग ही खाएगा, फ्रॉग को स्नेक ही खाएगा, वो फ्रॉग से डायरेक्ट फ्रॉग को ईगल खा लिया। तो ये क्या है, इट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और फूड चेन्स का, जिसे क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, एक तरफ हो गया फूड चेन और ये हो गया यहाँ पर फूड वेब। दिस इज द ऑर्डरली सीक्वेंस, ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल। यहां पर क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है जो फूड चेन में, कि इसमें यहाँ पर फूड चेन में ये स्ट्रेट वे है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हायर ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर सिंगल वे में वर्क करता है। हायर ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स सीरियली ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स। जो हायर ट्रॉफिक लेवल है, उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, टॉप कंज्यूमर्स, वो अपने नीचे के जो लेस लेवल पर जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है, या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उन्हीं पर डिपेंड है सीक्वेंस से। कि जैसे यहाँ पर हमारे ये प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर ने जैसे यहाँ पर सपोज करिए रैबिट है, ये क्या है यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी के बाद यहाँ पर फॉक्स है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फॉक्स के बाद जो लॉइन है वो हमारा क्या है, टॉप कंज्यूमर। तो इसी सीक्वेंस में खाएंगे, रैबिट इसको खाएगा, फॉक्स रैबिट को फॉक्स खाएगा, फॉक्स को कौन खाएगा, लॉइन खाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल्स कंटेन्स मोर अपॉर्चुनिटी
टू ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरे को भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक पर पर्टिकुलर मात्रा में क्या हो, डिपेंड हो। ठीक, फिर इसके बाद ये जो सेपरेट फूड चेन्स होती हैं वो इकोसिस्टम को अनस्टेबल कर देती हैं। सेपरेट फूड चेन, सेपरेट फूड चेन्स मेक्स अनस्टेबल द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, और यहां पर क्या होता है, सेपरेट फूड चेन, सेपरेट नहीं, इट मेक्स या इट गिव्स स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऑर्डरली सीक्वेंस है, वहाँ नेटवर्क है, ये हाई ट्रॉफिक लेवल सीरियली डिपेंड है, उसमें उसके बाद मोर अपॉर्चुनिटी होती है, सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। और यहाँ पर ये सेपरेट फूड चेन इकोसिस्टम को अनस्टेबल कर सकती है, और वो क्या कर देता है, वहाँ पर स्टेबल कर देता है, और इससे एडाप्टेशन नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है, एडाप्टेशन बढ़ जाता है, एडाप्टेशन इज वेरी लेस, बहुत कम एडाप्टेशन होता है यहाँ पर। मोर एडाप्टेशन एंड कंपटीशन। ठीक, एडाप्टेशन ज़्यादा है और कंपटीशन भी है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के प्रति, जिसके कारण से जो इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। हम आते हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। This is the ecological pyramids। पिरामिड आपने नाम सुना होगा, मिस्र में गीज़ा के पिरामिड। तो ये शेप है पिरामिड का, ना कि वो वाले हम पिरामिड आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of successive ट्रॉफिक लेवल्स। जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड आल्सो नोन एज, एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर चार्ल्स एल्टन। ठीक है, क्या नाम है वहाँ पर, एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं, चार्ल्स एंटोनियन पिरामिड्स, ड्यू टू नेम आफ्टर साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन। एक साइंटिस्ट हुए चार्ल्स एल्टन, उन्होंने यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स का, उसी को क्या नाम दिया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स दिया था। और इसमें क्या होता है, एक विशेषता है, इन दीज पिरामिड्स प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज
at base and top consumers at top। हमेशा जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, बेस में होंगे, और जो टॉप कंज्यूमर होगा वो एपेक्स पे होगा। ठीक है, टॉप कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, एपेक्स कह सकते हैं। अब क्या है, ये हमारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा पिरामिड ऑफ किसका है, मास। और दूसरा है यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके। पहले हम किस में आते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। हिंदी में कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। अब आप देखिए, जो पिरामिड ऑफ नंबर है कि जीव संख्या का पिरामिड, हमेशा प्रोड्यूसर कहाँ लेंगे, ग्राउंड लेवल पे लेंगे, और टॉप पर क्या लेंगे, कंज्यूमर लेंगे। तो आप देखिए जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या होगा, इट इज़ मे बी अपराइट या डाउन हो सकता है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ numerical number of populations। अगर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या के आधार पर पिरामिड बनाया जाए, ठीक है, इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आर नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक, अब क्या है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट मे बी अपराइट और इन्वर्टेड। 2 तरह का हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये यहां पर कैसा है, इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टा पिरामिड। ये कैसा है यहां पर, अपराइट पिरामिड, सीधा पिरामिड। अब देखिए, बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे, चाहे वो सीधा पिरामिड हो और चाहे उल्टा पिरामिड हो। तो अगर हम क्रॉप लैंड में देख लेते हैं, ठीक है, तो क्रॉप लैंड में यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। यहाँ पर सपोज करिए क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स में ग्रास लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रास हॉपर हो जाएंगे। ठीक है, ग्रास हॉपर के ऊपर क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। फ्रॉग के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्नेक हो जाएंगे। स्नेक के ऊपर क्या हो जाएगा, ईगल हो जाएगा। ये किसका था, यहाँ पर ग्रास लैंड का पिरामिड था, ग्रास लैंड। ठीक, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ये सीधे ग्रास लिख दिया। तो ग्रास लैंड में आप देख रहे हैं ज़्यादा संख्या ग्रासेस की है, उसके से कम है ग्रास हॉपर की, उससे कम फ्रॉग की, उससे कम स्नेक की, और सबसे टॉप पर ईगल है, सबसे संख्या कम होती जा रही है। तो ये ग्रास लैंड का पिरामिड आपको इस तरह का स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम पिरामिड इन्वर्टेड की बात करें, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लेते हैं लार्ज ट्री।
ट्री के ऊपर जो बर्ड्स बैठी हैं उनकी संख्या और ज़्यादा हो जाएगी, और बर्ड्स के शरीर पर जो क्या है यहाँ पर पैरासाइट्स हैं, या इसके अंदर जो स्किन पे जो क्या है यहाँ पर एक्टोपैरासाइट्स, उनकी संख्या और ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड है, बेस पर हमेशा क्या है प्रोड्यूसर लिया गया है, ये पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा यहां पर बना सकते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, हिंदी में कहते हैं यहां पर जीव भार का पिरामिड, जीव भार का। अब इसमें भी यहां पर ये उल्टा और सीधा दोनों तरफ से बन सकता है, तो यहां पर जीव भार के पिरामिड को क्या लिखेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके आधार पर, टोटल बायोमास। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू बायोमास, ठीक, एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अब ये भी सीधा उल्टा हो सकता है, इट मे बी अपराइट और इन्वर्टेड, ये भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। अब देखिए इसको बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने जीव संख्या का बनाया था, हम फिर से पिरामिड बना देते हैं। ये सीधा पिरामिड है, ट्रॉफिक लेवल डिपेंड करता है 3-4 कितने ही बना सकते हैं, ये आपको बताएंगे। मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 6 होते हैं। ये पिरामिड ऑफ बायोमास में सीधा पिरामिड है, वो उल्टा पिरामिड है, ये अपराइट है। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जिससे पता चले कि बायोमास ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है, ये क्या है, इन्वर्टेड है। तो आप बताइए ऐसे कौन से एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पर अपराइट में बायोमास ज़्यादा हो लेकिन हो प्रोड्यूसर ही ग्राउंड लेवल पर, और टॉप की तरफ क्या होता जा रहा हो, कम होता जा रहा हो। और वही इन्वर्टेड पिरामिड में जो भार है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि हम यहाँ पर कौन सा पिरामिड ले लें। यहाँ पर हम ले लें ट्री, लार्ज ट्री। ट्री के ऊपर जो बर्ड्स रहती हैं उनका वजन और कम होता है, वेट के आधार पर अब ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्टोपैरासाइट्स हैं, ठीक। इन्वर्टेड पिरामिड में यहां पर क्या ले लें, फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक जो होते हैं उसके ऊपर यहां पर डिपेंड रहती हैं स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस के ऊपर डिपेंड रहती हैं लार्ज फिशेस। आप देख रहे हैं वेट बढ़ता जा रहा है और इसमें वेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो पिरामिड ऐसा ही होता है, सीधा पिरामिड होता है, उल्टे में क्या होता है, बेस सकरा होता है, और ऊपर की तरफ टॉप पर क्या होता जाता है, ब्रॉड होता जाता है। तो यहाँ पर आपने दोनों देख लिया कि किस तरह से अपराइट पिरामिड बन रहा है बायोमास में। सपोज करिए यहाँ पर वज़न अगर 1000 kg है तो यहाँ पर आते आते कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। और यहाँ पर वेट अगर सपोज करिए 10 kg है सपोज, तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 50 kg हो जाएगा, यहाँ कम से कम कितना हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा। यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर 100 रह गया होगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, 10 kg रह जाएगा। अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक है ना। ये एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कि आप 10% कर दें, मैंने एक आइडिया आपको बताया। हम आते हैं यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड।
अब यहाँ पर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप बताइए किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इसने एनर्जी, ठीक है, ऑफ वेरियस पॉपुलेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन वेरियस पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी बची, ठीक, ऊर्जा के आधार पर। इसमें क्या होता है, इट इज ओनली अपराइट, केवल सीधा बनता है पिरामिड। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ, किसका लॉ था 10% का लॉ, लिंडनमैन का। 10% लॉ ऑफ लिंडनमैन, द एनर्जी decreases from producers to consumers। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ लगातार एनर्जी कम होती जा रही है, और इस लगातार कम एनर्जी को यहाँ पर किसने बताया था। अब देखिए, सपोज करिए यहाँ पर ग्रासेस हैं, तो ये ग्रासेस में सपोज करिए 1000 जूल ऊर्जा है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी 100 जूल। ग्रासेस के ऊपर कौन डिपेंड रहेंगे, सपोज करिए रैबिट डिपेंड है, रैबिट के ऊपर कौन है, फॉक्स है, फॉक्स के ऊपर कौन है, लॉइन। तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी 10 जूल, यहाँ कितनी रह जाएगी 1 जूल। तो एनर्जी केवल 10% ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए एनर्जी का लेवल कम होता चला जाएगा, और इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, उल्टा नहीं बनता है। अब कि कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, अब पढ़ते हैं स्टेप्स इन ट्रॉफिक लेवल्स। देयर आर मैक्सिमम 6 स्टेप्स इन ट्रॉफिक लेवल्स। मैक्सिमम 6 स्टेप हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सपोज करिए इट इज़ ग्रास है, ग्रास पर कौन डिपेंड रहेगा, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। यहाँ पर कितने स्टेप हैं, तेरा 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैक्सिमम 6 स्टेप हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम हो सकते हैं। क्यों, बिकॉज 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन ईच ट्रॉफिक लेवल। बाकी 90% मेटाबॉलिक एक्टिविटी में खर्च हो जाती है ईच ट्रॉफिक लेवल, एंड टॉप कंज्यूमर एट 6th पोजीशन, जो 6वें
लेवल पर जो टॉप कंज्यूमर होगा ये, ठीक है, विल रिसीव वेरी लो एनर्जी, वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव। छठे स्तर तक पहुंचते पहुंचते इतनी कम ऊर्जा बचेगी कि वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसीलिए मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। सपोज करिए ग्रास है, यहाँ पर 10,000 जूल एनर्जी है सपोज, तो ग्रास हॉपर में कितनी पहुँचेगी 1000, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद फ्रॉग में कितनी पहुँचेगी 100 जूल, फ्रॉग से स्नेक में कितनी जाएगी 10 जूल, ईगल में कितनी जाएगी 1 जूल। अगर ईगल के बाद भी 6 स्टेप पे ले जाएं तो बचेगी 0.1 जूल। तो केवल ग्रास में इतनी सारी एनर्जी नहीं हो सकती, अगर है भी तो 6 स्टेप तक जाते जाते एनर्जी का लेवल इतना कम हो जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए जो ट्रॉफिक लेवल्स में मैक्सिमम स्टेप 6 होते हैं, इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। ठीक, अब आपको कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी यूज़ होती है। एक होता है यहाँ पर कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है क्या? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कि ये जो रेशियो है एनर्जी एसिमुलेटेड ओवर द एनर्जी अवेलेबल, रेशियो ऑफ एनर्जी assimilated over the energy available in different ट्रॉफिक लेवल्स, कि जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है, एट 2 ट्रॉफिक लेवल्स कर दीजिए, 2 ट्रॉफिक लेवल्स, तो कितनी एनर्जी उसने एक्यूमुलेट करी और कितनी एनर्जी वास्तव में पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है इसको ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी भी कहते हैं, आल्सो नोन एज ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी। सपोज करिए कि 1000 जूल ऊर्जा अवेलेबल है एनर्जी, लेकिन प्लांट हमारा केवल 900 जूल ऊर्जा अगर एक्यूमुलेट कर पाया, एसिमुलेट कर पाया, तो हमारी जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है यहाँ पर ई, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है ये, या फिर क्या है यहाँ पर ट्रॉफिक एफिशिएंसी। तो हमारी जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है या ट्रॉफिक एफिशिएंसी है इक्वल टू टोटल बायोमास, कितना कितना उसने अपना क्या बढ़ा लिया, वेट बढ़ा लिया, ठीक, टोटल बायोमास इन ट्रॉफिक लेवल बटे कितना बायोमास इस समय है और बटे क्या है एनर्जी कितनी प्रेजेंट थी, एनर्जी अवेलेबल इन बायोमास एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इन हायर ट्रॉफिक लेवल। ठीक, हायर ट्रॉफिक लेवल में कितना बायोमास है और उसमें एनर्जी के फॉर्म में, और उसमें यहाँ पर टोटल बायोमास एनर्जी, और कितना यहाँ पर एनर्जी अवेलेबल थी। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, प्रकाश संश्लेषण दक्षता। प्रकाश संश्लेषण दक्षता कितनी है? अब देखिए, जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को हम कैसे यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट थी
और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर पौधे में ने कितनी एनर्जी क्या की, अकुमुलेट करी एनर्जी इन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल एनर्जी इन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर और इसके बाद एनर्जी कितनी इंसिडेंट थी, कितनी सन से एनर्जी आई, एनर्जी इंसिडेंट इन सोलर रेडिएशन, सन से कितनी एनर्जी आई और कितनी किस में बदली, यहाँ पर पौधे ने कितनी एक्यूमुलेट करी, दैट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, प्रकाश संश्लेषण दक्षता। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग होता है, एक होता है यहाँ पर नेट फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या नेट, हाँ इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि परसेंट में आएगा, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब यहाँ पर नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है, ये भी हमको किस में निकालना पड़ेगा, परसेंट में निकालना पड़ेगा। तो कितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो यह आ जाएगा नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माने NPP बटे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP इंटू 100, ठीक है। इसे कहेंगे नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। और एसिमिलेशन एफिशिएंसी आपको पता ही है, फूड एनर्जी कितनी एसिमुलेट किया प्लांट ने और कितनी क्या किया है यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो ये सब कॉमन टर्म्स थे जो हमने आपको आज बता दिए। इसके बाद आपका आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, अनुक्रमण। इन सब सिंपल टॉपिक्स के बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण। अनुक्रमण आपको पता है खाली भूमि या स्थान पर पादप समुदाय के क्रम में होने वाला जो क्रमबद्ध परिवर्तन है उसको समय के साथ साथ उसको क्या है सक्सेशन कहते हैं। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।